जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 18 का रैपिड रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। स्पेस का बल्ती नृत्य विशिष्ट है क्योंकि बल्ती भाषा में इसकी अपनी पोशाक संगीत और गीत है। यह नृत्य केवल दुर्लभ अवसरों पर ही किया जाता है, जैसे दावतें या उत्सव। तो वो कौन का है? वो का लद्दाख का है। अब देखिए लद्दाख के अन्य कौन कौन से जो डांस है जो आपको याद रखने चाहिए, तो जैसे सोंडोल, जिसे हम शाही भी बोलते हैं, शाही डांस कहाँ का है? ये लद्दाख का है। जबरो, चेनमो, कोसन और कोम्पा ये सभी कहाँ के हैं? ये सभी लद्दाख के हैं। तो कौन कौन से? सोंडोल, जबरो, चेनमो, कोसन और कोम्पा, ये सभी कहाँ के? लद्दाख के। अब यही हम उत्तराखंड के दो याद रखेंगे। तो उत्तराखंड के दो कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड के पांडाव और जागर, ये कहाँ के? ये उत्तराखंड के। अब यहीं हम कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर के काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और पूछे भी जाते हैं। रौफ कहाँ का है? वो कश्मीर का है। बच्चा नगमा कहाँ का है? ये भी कश्मीर का है। अब हम हिमाचल प्रदेश के देखते हैं तो झूर और झांझर, ये दोनों कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसने चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की, जो ललित कलाओं के अध्ययन और प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है? तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कला क्षेत्र फाउंडेशन। तो कला क्षेत्र फाउंडेशन का जो स्थापना है वो 1936 में हुआ और किसने की थी? वो की थी रुक्मणी देवी अरुणडेल ने। ठीक है, अब ये किस किससे हैं? तो ये भरतनाट्यम और ये अपने लाइफ टाइम तक एनिमल वेलफेयर फंड से जुड़ी रहीं। अब यहीं हम बात करते हैं रुक्मणी देवी अरुणडेल को ही अभी राज्यसभा की सांसद जो 2 बार रह चुकी, 1952 से 1962 तक रहीं। और यहीं सादर शैली की जानकारी किसने दी थी? तो सादर शैली की जो जानकारी है वो रुक्मणी अरुणडेल ने दी थी। अब सादर शैली कहाँ किसने दी है? वो भरतनाट्यम से रिलेटेड है। चलिए हम अगली और देखते हैं कुछ फाउंडेशन, जैसे दीपशिखा फाउंडेशन। इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं अलारमेल बल्ली ने खोला और किससे रिलेटेड है? ये भरतनाट्यम से है। अब हम बात करते हैं कुछ और, जैसे मृणालिनी साराभाई, ये किससे रिलेटेड है? तो मृणालिनी साराभाई किससे हैं? भरतनाट्यम प्लस कथकली से हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति तो भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी, इन दोनों से हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? असगरी बाई को मुख्य रूप से संगीत की किस विधा में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? तो देखिए असगरी बाई को हम ध्रुपद के लिए याद करते हैं। किस लिए? ध्रुपद के मुख्य रूप से संगीत के लिए, विधा के लिए हम याद करते हैं। तो देखिए अब ध्रुपद से और कौन रिलेटेड है? तो ध्रुपद से मुकुंद देव साहू और पंडित राम कुमार मलिक, ये दोनों किससे हैं? ये दोनों ध्रुपद से हैं। अब एक आपको नाम अवश्य याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2022 में जिन्हें पद्मश्री मिला है, लक्ष्मण भट्ट, इनका भी संबंध किससे है? वो भी ध्रुपद से है। तो देखिए अभी हमने देखे तो 3 ध्रुपद से कौन कौन से हैं? एक तो असगरी बाई है, दूसरा मुकुंद देव साहू, तीसरा पंडित राम कुमार मलिक, चौथा लक्ष्मण भट्ट। देखिए अब हम बात करते हैं कुछ कर्नाटक विधा में से संबंधित। तो देखिए कर्नाटक विधा से कौन संबंधित है? अरुणा साईराम, MS सुब्बलक्ष्मी, लालगुड़ी जयरामन, ये तीनों किससे हैं? कर्नाटका विधा से हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तत्वाद का क्या अर्थ है? तो देखिए तत् का क्या अर्थ है? तत् का अर्थ है तार। जैसे अब देखिए ऐसे वाद्य यंत्र जो तार होता है जिनमें, वो सभी तत्वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे सितार, गिटार, संतूर, ये सभी कैसे हैं? ये तत्वाद्य यंत्र है। अब ये हम ठोस वाद्य यंत्र की बात करते हैं तो मंजीरा, घटम, चिमटा, ये क्या है? ये सभी ठोस वाद्य यंत्र है। अब यहीं हम बात करते हैं वायुवाद, तो शुशिरवाद भी बोलते हैं इसको। इसमें कौन कौन से आते हैं? या बांसुरी, शहनाई, नाट्यस्वरम, ये सभी किस में आते हैं? ये हमारे वायुवाद में आते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चेरा पहारा अनुष्ठान संबंधित है, किससे संबंधित है? वो ओडिशा की रथ यात्रा से संबंधित है। क्या? चेरा पहारा अनुष्ठान, ये किससे है? ये है ओडिशा की रथ यात्रा से। अब देखिए दुनिया की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली यात्रा कौन सी है? वो है ओडिशा रथ यात्रा। ठीक है, अब पुरी से गुंडिया, मतलब ये जो चलती है जो रथ यात्रा, वो पुरी से गुड़िया तक चलती है। 30 किलोमीटर आषाढ़ माह में 9 दिवसीय होती है। अब यहीं हम बात करते हैं, अब जो ओडिशा की रथ यात्रा होती है इसमें किसकी पूजा होती है? भगवान जगन्नाथ की, भगवान बलभट्ट की और छोटी बहन सुभद्रा की होती है। अच्छा अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानक तीरंदाजी स्पर्धा में प्रयुक्त होने वाले लक्ष्य में कितने व्रत होते हैं? तो देखिए
जैसा मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा जो शूटिंग वगैरह होती है उसमें ऐसे सर्किल बने हुए होते हैं, तो जो बीच वाला सर्किल होता है सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो उस सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, देखिए इससे बताऊंगा, मैं उसको भी बताऊंगा कि जो सेंटर पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, बुल्सआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुल्सआई, जैसे ये लिखा है बुल्सआई। अब यहीं हम बात करते हैं कि ये तीरंदाजी है, ये किसका राष्ट्रीय खेल है, तो ये भूटान का राष्ट्रीय खेल है। अब ये ओलंपिक में कब शामिल हुआ, ये 1900 में ओलंपिक में शामिल हुआ। अब देखिए तीरंदाजी से अन्य कौन कौन से शब्द रिलेटेड हैं, तो देखिए बो हैंड, आर्म गार्ड, फुल ड्रा, रिलीज, ये सभी किससे रिलेटेड हैं, ये तीरंदाजी से रिलेटेड हैं। और जैसे मैंने बताया आपको बुल्सआई क्या है, जो सेंटर पॉइंट होता है वो बुल्सआई होता है। अच्छा, जो निशाना सेंटर पॉइंट पर लगाता है उसको कितने पॉइंट मिलते हैं, उसको 10 पॉइंट मिलते हैं। देखिए सेंटर पॉइंट के बाद जो अगला होता है वो रेड कलर का होता है, लाइन जो सर्किल होता है उस पर अगर लगता है तो उसको कितने मिलते हैं, 9 पॉइंट मिलते हैं। और उसके बाद जो ब्लू पॉइंट होता है अगर उस पर लगता है तो कितने पॉइंट मिलेंगे, तो 8 पॉइंट मिलेंगे। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाउस दैट अपील का संबंध किससे है, तो देखिए हाउस दैट अपील का संबंध क्रिकेट से है। अब देखिए क्रिकेट से अन्य कौन कौन से आपको याद रखने हैं, जैसे बेसबॉल, जिसे ब्रेडन मैकुलम के नाम पर किया रखा गया था, बेसबॉल, फॉल ऑन, गुगली, LBW, DRS, कवर, लॉग ऑन और लॉग ऑफ, ये सभी किससे रिलेटेड हैं, ये सभी क्रिकेट से रिलेटेड हैं। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य जो बेसिक टर्म होते हैं, जैसे अगर कोई बॉलर 2 विकेट लेता है 2 बॉल पे तो उसको क्या बोलते हैं, उसको ब्रेस बोलते हैं। 3 बॉल पे 3 विकेट होती है उसको तो आपको पता ही होगा हैट्रिक बोलते हैं। और यहीं 4 बॉल पे 4 विकेट ले ले तो उसे गम्बी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉल ऑफ स्पैरो, ये किसकी ऑटोग्राफी है, तो ये सलीम अली की ऑटोग्राफी है। अब सलीम अली को ही हम क्या कहते हैं, बर्डमैन ऑफ इंडिया। अब देखिए अब हम बात करते हैं कुछ अन्य बुक और उनके ऑथर, जैसे द वन एंड ओनली शोमैन बुक इसकी है, राज कपूर की है। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। क्या खोया क्या पाया और न देन न पलायन, ये किसकी, अटल बिहारी वाजपेयी की है दोनों। अब हम बात करते हैं कि अब यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखनी है कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो देखिए सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है, तो वो कहाँ है, वो बिहार में है। अब देखिए बराबर गुफाएं अशोक के द्वारा बनाई गई थी। अब हम बात करते हैं अन्य गुफाएं के बारे में, जैसे एलिफेंटा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं, ये सभी कहाँ पाई जाती हैं, ये महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। देखिए तो महाराष्ट्र में कौन कौन सी पाई जाती है, एलिफेंट, अजंता और एलोरा, ये तीनों कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में। अब यहीं हम बात करते हैं एमपी की, तो एमपी में बाघ गुफाएं, उदयगिरी पांडव गुफाएं और भीमबेटका, ये कहाँ की हैं, ये एमपी की हैं। अब हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में कौन सी, बेलम केव्स और रावण फांडी गुफा एहोल कर्नाटक में और पांडव लेनी गुफा ये महाराष्ट्र में। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेशनल डॉग टेस्टिंग लेबोरेटरी NDTL कहाँ लोकेटेड है, ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 2008 में। अब यहीं हम बात करते हैं जो इसकी स्थापना होती है IOC के द्वारा होती है। अब हम बात करते हैं, आपको एक पढ़ा होगा बाड़ा क्या होता है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1999 में। अब नाडा क्या है, नाडा है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली में। और ये कब बना था, ये 2005 में बना था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम इसमें क्या देखेंगे, पॉलिटी के जो क्वेश्चन हैं गवर्नेंस से रिलेटेड उनको देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो कृपया लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए वीडियो और बनाएंगे काफ़ी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गवर्नर, तो देखिए गवर्नर किस में आता है, गवर्नर पार्ट 6 में आता है। और ये किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और देखिए और क्या है कि गवर्नर एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर हो सकता है। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है। सभी यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन होता है, गवर्नर ही होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त रहता है, मतलब राष्ट्रपति जब तक रखेगा कहेगा तब तक ही रहता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें अब देखिए गवर्नर किसकी अपॉइंटमेंट करता है, तो चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट करता है।
ठीक है। मेंबर कॉमा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की अपॉइंटमेंट करता है, और एडवोकेट जनरल जो आर्टिकल 165 में है उसको अपॉइंट करता है। अब हम बात करते हैं गवर्नर के लिए मिनिमम एज कितनी है, 35 ईयर, और राज्य विधानसभा में चुनने योग्य होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि गवर्नर से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है उनको एक बार देखते हैं। तो आर्टिकल 156 क्या कहता है, ये गवर्नर के टेन्योर की बात करता है। आर्टिकल 153 क्या करता है, गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है। आर्टिकल 54 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की बात करता है। 157 क्वालिफिकेशन, 158 कंडीशंस की बात करता है, और 159 किसकी बात करता है, ओथ की बात करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 160 किसकी बात करता है, डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर्स इन सर्टेन कंटिजेंसी, मतलब किन कारणों में जो गवर्नर का जो फंक्शन होते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं। आर्टिकल 161 क्या कहता है, 161 ग्रांट पार्डन, मतलब जैसे राष्ट्रपति किसी को क्षमा प्रदान करते हैं उसी तरह गवर्नर किसी को भी क्षमा प्रदान कर सकता है, परंतु इसमें जो मृत्युदंड की क्षमा होती है उसको वो माफ़ नहीं कर सकता, और दूसरी कोर्ट मार्शल को वो क्षमा नहीं कर सकता। अब देखिए गवर्नर जो ऑर्डिनेंस इशू करता है वो किस आर्टिकल से करता है, आर्टिकल 213। अच्छा, इसका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना होता है, 6 मंथ प्लस 6 वीक होता है। अब हम बात करते हैं 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट, मतलब एक गवर्नर एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर हो सकता है, ठीक है। और इसी में ही किसकी बात की गई है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट की बात भी इसी में की गई है। अब हम बात करते हैं कि इंक्रीजिंग द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 to 62, ये किस में है, ये 15 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में है। अब हम बात करते हैं 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें क्या है, टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर टू पास ऑर्डिनेंस, उसकी जो पावर होती हैं उसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं राज्यपाल को सूचना देने का कर्तव्य, ठीक है, किसका होता है, वो सीएम का होता है। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 167 में होता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, कितने होते हैं, 1/6। अब देखिए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है जो 6 हैं, जहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी विधान परिषद है। अब देखिए वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, जैसे यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक, ये सभी क्या हैं, ये सभी वो राज्य हैं जहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अब यही बात करते हैं जो इनका टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड कितना होता है, 6 साल होता है, और इसको हम अपर हाउस भी बोलते हैं। आर्टिकल 171 के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या को विधानसभा के बनवाई 3 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब यही हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको लोअर हाउस बोलते हैं, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 5 साल होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना लगभग 1800 वर्ष पहले इलांगो नामक कवि ने की थी। तो देखिए इलांगो नामक कवि ये किससे रिलेटेड है, ये जैन साधु थे, ठीक है। और देखिए अब हम बात कर रहे हैं शिल्पाधिकारम। देखिए शिल्पाधिकारम दक्षिण भारत का था, ठीक है। अब इसमें तमिल भाषा का एक ग्रंथ है जिसमें कोवलन जो एक व्यापारी है उसकी कहानी का वर्णन है, उनकी जो पत्नी थी कन्नगी की कहानी है, ठीक है। अब यही हम बात करते हैं नुपुर की कहानी किसमें मिलती है, नुपुर क्या होती है, नुपुर होती है पैर की पायल, ठीक है। अब क्या था कि जब वो ये कहानी लंबी है तो आपने देखा भी होगा कि इसमें क्या होता है कि जो कोवलन होता है वो अपनी प्रेमिका से प्यार कर लेता है, उसके बाद उसकी जो सब कुछ लूट जाता है, वो अपने आता है, उसकी जो वाइफ होती है वो अपने पैर की पायल उसको दे देती है व्यापार के लिए। तो ये उसकी कहानी है। अब देखो कन्नगी क्या है, दक्षिण की पार्वती बोला जाता है, किसको, कन्नगी को ही क्या बोलते हैं, दक्षिण की पार्वती बोलते हैं। अब देखिए जो कोवलन था उसकी प्रेमिका माधवी और उसकी बेटी, उसका जो वर्णन है वो किसमें मिलता है, वो इसका जो दूसरा है मड मेखले में देखने को मिलता है। ये मणिमेखले बौद्ध से जुड़ी हुई थी मणिमेखले, और इसके लेखक कौन है, ये सतनार हैं, ठीक है। अब यही बात करते हैं अन्य। पुडारकंडानम कहाँ का है, ये चोल वंश से है। मधुरकंडनम पांड्य से है। वज्रकंडनम ये चेर वंश से है। इसी को संगम युग का काल कहा जाता है। अब इसकी भाषा कौन सी थी, वो तमिल थी। यही हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संगम कविताओं में उल्लिखित तमिल शब्द भूपेंद्र का अर्थ क्या है, 3 प्रमुख, ठीक है। भूपेंद्र का अर्थ क्या है, भूपेंद्र का अर्थ क्या है, 3 प्रमुख, चेर, चोल, पांड्य, ठीक
ठीक है। संगम सभाओं का आयोजन कहाँ हुआ था? तो संगम सभाओं का आयोजन कितनी सभाएं हुई थी? टोटल 3 सभा हुई थी, जिसमें पहली और तीसरी सभा मदुरै में हुई थी और दूसरी सभा कापाटपुरम में हुई थी। यही एक पुस्तक लिखी गई, क्या? तोलबिकपियम, तोलबिकपियम, जिसको तमिल व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है। कुल कितने संगम थे? 3 संगम थे। तीनों संगमों को हम मुचेंगम कहते हैं। क्या कहते हैं? मुचेंगम, ठीक है। अब यही हम बात करते हैं कि जो स्टेट थी उनके सिंबल क्या थे। जैसे चोल थी, उसका सिंबल क्या था? चीता था। चेर का धनुष और बाण था। पांडे का मछली था। देखिए चोल की कैपिटल, पहली कैपिटल क्या थी? उदयपुर था। और चेर की वंजी थी और पांडे की कोरकई थी। क्या थी? कोरकई। अब देखिए चोल वंश के लास्ट रूलर कौन थे? राजेंद्र चोल थर्ड थे, ठीक है। अब यही बात करते हैं, चोल वंश के फाउंडर विजयालय चोल थे, पल्लवों के सामंत थे। ये कौन थे? पल्लवों के सामंत थे। चेर वंश के फाउंडर कौन थे? उदयन जेरल थे। और पांडे वंश के फाउंडर कौन थे? कंटुकोन थे। क्या थे? कंटुकोन थे। अब यही बात करते हैं, चोल वंश से जो राजेंद्र चोल फर्स्ट थे उनको गंगा विजेता कहते हैं, ठीक है। और जो चोलों का स्वर्ण काल था वो किसका काल था? राजेंद्र चोल फर्स्ट के काल को ही हम चोलों का स्वर्ण काल कहते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस पांड्य राजा पर मलिक काफूर ने हमला किया और मदुरै को लूट लिया? तो वो किसने किया था? वीरापांडा ने किया था। वीरापांडा चौथे ने किया था। मलिक काफूर कौन था? दक्षिण अभियान पर निकला था। इसने 1306 में मंगोल अभियान किया और 1310 में वारंगल और 1308 में देवगिरी यादव वंश का था जो, और 1310 में पांड्य वंश और 1311 द्वार समुद्रम होयसल वंश की जो राजधानी थी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर टिन इज फाउंड। टिन कहाँ पाई जाती है? वो बस्तर में पाई जाती है। बस्तर कहाँ? छत्तीसगढ़ में है। देखिए टिन सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? वो चाइना में पाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ खदानें और वहाँ पे मिलने वाले मिनरल्स, ठीक है। जैसे बालाघाट एवं छिंदवाड़ा, यहाँ क्या मिलता है? यहाँ मैग्नीज मिलता है। बादाम पहाड़ तथा कुद्रेमुख, यहाँ क्या मिलता है? लोहे। इसका ये कहाँ है? कर्नाटक में। खेतड़ी है, मान भंडार, ये कॉपर के लिए जानी जाती है, ठीक है। ये राजस्थान में है। जावर, ये जिंक के लिए जानी जाती है, ये राजस्थान में। उदयपुर की जावर खाने फेमस हैं। देखिए जो उदयपुर की जावर खाने हैं वो किसके लिए फेमस हैं? जिंक और जस्ता के लिए फेमस है। उदयपुर को हम क्या कहते हैं? वाइट सिटी भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं टिपिकल एरिया ऑफ अवेलेबिलिटी और मिनरल्स। जैसे भंडार महाराष्ट्र में है, वहाँ क्या मिलता है? मैग्नीज मिलता है। करणपुरा में जो झारखंड में है उसको कोल मिलता है वहाँ। और हट्टी कर्नाटक में जहाँ गोल्ड मिलता है। नेल्लोर जो आंध्र प्रदेश में या मीका मिलता है। अब हम बात करते हैं कुछ इकोनॉमी के टर्म। जैसे बैंक रेट क्या होता है? रेट एट विच RBI लेंड्स टू कॉमर्शियल बैंक, और इसी को हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट। मतलब जो RBI होती है जो कॉमर्शियल बैंक को जिस रेट पर पैसे उधार देती है उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेट होता है कॉमर्शियल बैंक अपनी अतिरिक्त धनराशि RBI के पास जो जमा रखती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सी है? RBI। इसका काम क्या होता है? कैश इश्यू, विदेशी मुद्रा का संरक्षण और मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण। और बैंकों किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है RBI को। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आपने इकोनॉमी में एक टर्म पढ़ा होगा M1, M2, M3 एंड M4। तो ये क्या होता है? तो देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लिक्विडिटी होती है। तो M0 क्या होता है? सेंट्रल बैंक करेंसी होती है जिसमें नोट्स, करेंसी, RBI रिजर्व होते हैं। M1 क्या होता है? M1 होता है M0 प्लस डिमांड डिपॉजिट होता है। और M2 M1 प्लस डाक के साथ बचत जमा, ठीक है। M3 क्या होता है? चौड़ा मुद्रा प्लस M1 प्लस बैंकिंग प्रणाली की सावधि जमा होती है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिग्नेचर ऑन 1 रुपी नोट्स। तो 1 रुपये के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं? सेक्रेटरी ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्ट्री को होते हैं, ठीक है। वर्तमान में कौन है? TV सोमनाथन है। अच्छा, नोट पर कुल भाषाएं कितनी होती है? 17 भाषा होती हैं। पैनल पर भाषाएं कितनी होती हैं? 15 भाषा होती हैं। लेंस इशूड फॉर द हाइपरमेट्रोपिया। तो देखिए हाइपरमेट्रोपिया जो डिसीज होती है उसके लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है? ठीक है, उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। प्रेस बायोपिया के लिए बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस और उनसे रिलेटेड इंडस्ट्री। जैसे फ्रैक्शन किससे रिलेटेड है? ये पेट्रोलियम से है। स्मेल्टिंग कॉपर से है। हाइड्रोजिनेशन एडिबल फैट और वल्कनाइजेशन
रबर से है। अब देखिए वल्कनाइजेशन क्या होता है, वल्कनाइजेशन में सल्फर को ऐड किया जाता है जिससे रबर को एक सॉलिड बना दिया जाता है। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ किसका है, ब्रास कॉपर और जिंक का है। अब जिसमें कॉपर 70% होता है। परसेंटेज ऑफ वाटर इन प्लाज्मा, तो देखिए प्लाज्मा में वाटर कितना होता है, 90% होता है, और ब्लड में प्लाज्मा कितना होता है, 55% होता है। अब हम बात करते हैं आरबीआई सेल्स ऑल्सो नोन एज, तो देखिए जो आरबीआई सेल हैं उनको हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। अब डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। अब देखिए जो आरबीआई होते हैं उसमें ब्लड का 40% होता है जिसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, और जो इनका टाइम पीरियड होता है वो 120 दिन होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में, और ये मरती कहाँ है, ये लीवर में जाके मरती हैं। तो सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, हाथी की होती है। सबसे छोटी कस्तूरी मृग की होती है। अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर किस पर काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर काम करता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन पर वर्क करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, जो नाटो है उसमें कितने मेंबर है, प्रोजेक्ट में 32 मेंबर हैं। जो लास्ट मेंबर कौन है, स्वीडन, जिसकी कैपिटल क्या है, स्टॉकहोम है। और 31 जो मेंबर है फिनलैंड, जिसकी क्या है, हेलसिंकी है। अब हम बात करते हैं इसमें जो 32 देश हैं उनमें से 30 यूरोप के हैं और 2 नॉर्थ अमेरिका के हैं। नॉर्थ अमेरिका कौन कौन से, USA और कनाडा। अब इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949 को। संस्थापक सदस्य कितने थे, 12 थे। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, जो कहाँ है, बेल्जियम में है। अब हम बात करते हैं स्कीम लॉन्च बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री ड्यूरिंग द डिफेंस एक्ट 2024 इन न्यू दिल्ली, तो वो कौन सी थी, अदिति योजना। अब देखिए हम बात करते हैं सुधा मूर्ति, नॉमिनेटेड टू राज्यसभा, पद्म भूषण कब मिल चुका है इनको, 2023 में पद्म भूषण मिल चुका है। और इनकी बुक कौन कौन सी है, वॉइस एंड अदरवाइज, डॉलर बाहू, और महेश्वेता, और 300 स्टिचेस मतलब 300 टाँके, और हॉर्स ऑफ कार्ड, ठीक है, द डे आई स्टॉप ड्यूरिंग मिल्क, द डे आई स्टॉप ड्यूरिंग मिल्क। ये सभी बुक किसकी हैं, ये सभी बुक किसकी हैं, ये सभी बुक हैं सुधा मूर्ति की। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूपी में किस जिले में राज्य का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व खोला गया है, तो वो कहाँ खोला गया है, वो गोंडा में खोला गया है। विश्व का पहला वल्चर गिद्ध संरक्षण कहाँ है, महाराजगंज में है। यूपी का पहला गाय अभयारण्य मुजफ्फरनगर में। अब हम बात करते हैं कि जो प्रोजेक्ट टॉर्टोइस कंजर्वेशन है वो स्टार्ट कब हुआ था, वो 1999 में स्टार्ट हुआ। किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट इन कोलेबोरेशन विद UNDP। इसका एम क्या था, टू कंजर्व इंडेंजर्ड मरीन टर्टल स्पेशली ओलिव रेडली टर्टल। अब आपको एक क्वेश्चन बताना होगा कि ओलिव रेडली जो टर्टल हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ये हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में रिवीजन किया था, ठीक है। तो प्लीज़ कृपया करके कमेंट में बताएंगे ओलिव रेडली टर्टल कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादातर लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।